बाइस्कोप की बातें। जानकारों का कहना है कि हंसना, बल्कि खुलकर हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को हंसाना आसान काम नहीं है। शायद यही कारण है कि भारत में बनने वाली कुल फिल्मों की तुलना में हास्य फिल्मों की तादाद गिनी चुनी ही है। बहरहाल इस बात पर विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि आज लोकेंद्र शर्मा लेकर आए हैं महमूद की मजेदार कॉमेडी फिल्म पड़ोसन की बातें, जिन्हें खुद महमूद साहब से पूछ कर नोट किया है हमारे लेखक रमेश जोशी ने, और PKA नायर की मदद से यही बातें आज आपको सुनाई जाएंगी। तो आइए बातें शुरू करें सामने वाली खिड़की में रहने वाले चांद के टुकड़े का बयान करने वाले गाने के मुखड़े से। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सन 50 के दशक में एक बांग्ला फिल्म आई थी पासेर बाड़ी। इसे लिखा था अरुण चौधरी ने। पासेर बाड़ी यानी पड़ोस का घर। इस फिल्म का ताना बाना स्वर्गीय बिमल रॉय को इतना पसंद आया था कि उन्होंने इसे हिंदी में बनाने का विचार किया। किशोर कुमार को वे इसमें नायक लेना चाहते थे। अभिनेता महमूद की भी एक छोटी सी भूमिका होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बिमल रॉय वो फिल्म नहीं बना सके और बाद में उनका देहांत भी हो गया। छठे दशक के शुरुआत में पासेर बाड़ी के ही सब्जेक्ट पर तेलुगु में एक रीमेक बनी। इसका नाम था पक्की चारी अम्मई। अभिनेता महमूद को शुरू से ही यह सब्जेक्ट बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने पक्की चारी अम्मई को हिंदी में बनाने के अधिकार खरीद लिए और स्वयं ही इसे बनाने का निश्चय किया। इससे पहले महमूद अपने ही बैनर पर भूत बंगला नाम की एक फिल्म बनाकर अपनी निर्देशन क्षमता का लोहा मनवा चुके थे। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। महमूद के घनिष्ठ मित्रों में एक निर्देशक थे ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप सुलझे हुए निर्देशक तो थे, परंतु उन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वे बेकार बैठे हुए थे। ये देखकर महमूद ने निश्चय किया कि अपनी नई फिल्म का निर्देशन उन्हीं से करवा लिया जाए। निर्माण में महमूद को NC सिप्पी सह निर्माता के रूप में मिल गए और पड़ोसन नाम से फिल्म की रूपरेखा तैयार होने लगी। फिल्म की हिंदी पटकथा, संवाद और गीतों का जिम्मा लिया राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत की जिम्मेदारी मिली RD बर्मन को। और जो गाने तैयार हुए, उनका क्या कहना। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। फिल्म पड़ोसन के हीरो लिए गए सुनील दत्त। हालांकि महमूद फिल्म का नायक RD बर्मन को लेना चाहते थे। कारण ये कि फिल्म का हीरो एक बुद्धू जैसा दिखने वाला भोला भाला नौजवान था और इस हिसाब से पंचम यानी RD बर्मन फिल्म के कैरेक्टर में पूरी तरह फिट बैठते थे। लेकिन फिल्म के वितरक इस चुनाव से बिल्कुल खुश नहीं हुए। वे पंचम की जगह कोई चलने वाला हीरो चाहते थे, चलने वाला जो बिकाऊ हो। यह देखकर महमूद और NC सिप्पी ने सुनील दत्त को हीरो लेने का फैसला किया और इस बात का वितरकों ने गर्मजोशी के साथ समर्थन किया। मेरी भाभी के घर के सामने रहती है। फिर तो तुम्हारा काम बन गया। बाबू, मुलाकात भी हुई गुरु, मुलाकात भी हुई और झड़प भी हुई। उसने मुझे जूते से और झाड़ू से मारने की धमकी भी दी। हंसने की क्या बात है?
गुरु उसने धमकी तो दी, मारा थोड़ा ही। गुरु 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 थोड़ा सीरियस हो गया है, इसका कुछ इलाज करना चाहिए। भोले, जब तक हम सब मिलकर उस लड़की को न देखें तो उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। फिल्म पड़ोसन में नायिका ली गई शोख चुलबुली सायरा बानो। इसे एक मजेदार इत्तेफाक ही कहना पड़ेगा दोस्तों कि असल जिंदगी में भी सायरा बानो सुनील दत्त की पड़ोसन रहीं। जी हां, सुनील दत्त और सायरा बानो के बंगले मुंबई के पाली हिल इलाके में एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे और सायरा बानो के ठीक सामने जो बंगला है उसमें उन दिनों रहते थे दिलीप कुमार। यह भी एक मजेदार इत्तेफाक ही है दोस्तों कि फिल्म पड़ोसन की शूटिंग शुरू होने से पहले ही सायरा बानो ने अपने सामने वाले पड़ोसी दिलीप कुमार से ब्याह रचा लिया और उनके साथ मद्रास चली गईं, क्योंकि दिलीप कुमार वहां एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सायरा बानो पूरी तरह हनीमून की मूड में थी। ऐसे में उन्हें शूटिंग के लिए मुंबई वापस बुलवाना महमूद को फिजूल सा लगा। उन्होंने एक तरकीब भिड़ाई और अपनी पूरी यूनिट को लेकर पीछे पीछे खुद भी मद्रास जा पहुंचे। मद्रास में उन्होंने सायरा बानो को पटाया कि दिन में जब दिलीप साहब अपनी शूटिंग करने चले जाते हैं तब खुद सायरा जी भी फिल्म पड़ोसन की शूटिंग करने के लिए स्टूडियो में पहुंच जाएं, दिन भर काम करें और शाम को अपने मियां के पास लौट जाएं। महमूद का यह सुझाव सायरा और दिलीप दोनों को जच गया और इस तरह फिल्म पड़ोसन की इंडोर शूटिंग मुंबई के बजाय मद्रास के स्टूडियो में शुरू हुई। बोला तुम कॉपड़ी तोड़ेंगे? हाँ। तुम हमारा कॉपड़ी तोड़ेंगे? हाँ। तुम तोड़ेंगे? हाँ। पीछे काहे को झगड़ा करना जी? हाँ? बिंदु जी, इस इडली से काम नहीं चलेगा, कोई पराठा लाइए, पराठा। दाय पराठा? तेरे को पराठा नहीं रे, पूरी देगा, पूरी। आप देखना अभी, आप देखना। फिल्म पड़ोसन सुनील दत्त और महमूद के अलावा खास तौर पर किशोर कुमार के लिए भी याद की जाती है। किशोर कुमार ने इस फिल्म में अभिनय तो किया ही, गाने भी गाए और गाने केवल गाए ही नहीं, 2 गानों की कंपोजिंग भी खुद ही की। इनमें से एक था बिंदुरी बिंदु। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदुरी बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी भैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे उजाला। लेखन, कंपोजिंग और गायन सब कुछ किशोर कुमार ने स्टूडियो में बैठे बैठे ही कर दिया। इसी तरह एक चतुर नार करके सिंगार वाले गाने का खस्सा भी खासा दिलचस्प है। ये एक मुकाबला गीत था जिसे पर्दे पर महमूद को और पर्दे के पीछे मन्ना डे को गाना था। सुनील दत्त के लिए और खुद अपने लिए इस गीत को गाना था किशोर कुमार को। अंत में किशोर कुमार के गायन के आगे मन्ना डे को हार जाना था। मन्ना डे से बुरा गवाकर हारने के लिए कहना महमूद को कुछ संकोच हो रहा था, सो उन्होंने किशोर कुमार से बात की। किशोर कुमार ने थोड़ी देर सोचा और फिर चुटकी बजाकर बोले कि समस्या तो आसानी से हल हो सकती है, लेकिन महमूद को एक काम करना पड़ेगा। उन्हें जाकर पंचम यानी आर.डी. बर्मन को समझाना होगा कि वो इस गाने की कंपोजिंग और रिकॉर्डिंग किशोर कुमार पर छोड़ दें। थोड़ा समझाने बुझाने के बाद आर.डी. बर्मन इसके लिए राजी भी हो गए।
अब किशोर कुमार ने एक चतुर नार वाला गीत मंगवाया और अपने ढंग से उसमें कई लाइनें बदलकर नई लाइनें भर दी और यूं सारे गाने की सूरत ही बदल गई। किशोर कुमार के अनोखे लटकों झटकों से गाना खुद ब खुद किशोर के पक्ष में होता चला गया। कहने की जरूरत नहीं दोस्तों कि गाने में किशोर की इस अटपटी बाजीगरी ने वो रंग पैदा किया कि ये गाना फिल्म पड़ोसन का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। बिंदुरी बिंदु वाला गाना भी उन्होंने इसी रिकॉर्डिंग के मौके पर बनाया था। दोनों ही गाने किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण कहे जा सकते हैं। खास तौर से एक चतुर नार वाला गाना तो कॉमेडी का सबसे बढ़िया गीत बना और आज तक बना हुआ है। ओ यार सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा, बारी चंदनिया बार चकोरे, राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया, ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी, अरे देखी तेरी चतुराई, अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई, अरे घोड़े या घोड़ा बोला घोड़े या गाली दिया, देखी तेरी चतुराई, नाज घोड़े देखी तेरी चतुराई, नाज घोड़े देखी तेरी चतुर नार करके नार, अरे घोड़े तेरे एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरी, अयो घोड़े तेरी चतुर, घोड़ा चतुर, घोड़ा ये क्या रहा, घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। गाओ। फिल्म पड़ोसन के निर्माता थे महमूद। वे फिल्म में एक मद्रासी मास्टर की भूमिका भी निभा रहे थे। अपनी भूमिका में असर पैदा करने के लिए महमूद ने फैसला किया कि वो जब तक पड़ोसन फिल्म पूरी नहीं हो जाती तब तक केवल मद्रासी भोजन करेंगे। और यही नहीं, मद्रासी मास्टर जी चूंकि गंजे थे, इसलिए गंजेपन में प्रामाणिकता लाने के लिए महमूद ने अपने सिर पर उस तरह ही फिरवा डाला। उनकी तमिल मिश्रित हिंदी बोलने का तरीका इतना अच्छा बना कि बाद में कई अन्य हिंदी फिल्मों में मद्रासी ब्राह्मण के रूप में कई कॉमेडियन महमूद की नकल करते हुए दिखाई दिए। कोई आरज़ू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तेरा गम रहे सलामत, मेरे दिल में क्या नहीं है। वाह वाह मास्टर जी, शेर तो बहुत अच्छा है, लेकिन शेर का मतलब समझे? हाँ, शेर का मतलब मालूम जी, शेर का मतलब टाइगर है, लेकिन आप मतलब नहीं पूछना, आप बैठना इधर। अब ज्यादा का बिंदु जी, हमारा बात सुनना, शायरी सुनना। मास्टर जी, आज आप कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। वो जी बात ही कुछ ऐसा ना, रात को हमें एक सपना देखा, बिंदु हम देखा। मास्टर जी जरा हाथ दूर रख के बात कीजिए। बिंदु हम सपने में देखा, दुनिया से बहुत दूर दूर जिधर जमीन आसमान एक होता ना, उधर एक छोटा सा घोंसला है। घोंसला? चिड़िया का घोंसला? चिड़िया का छोटा सा घोंसले में हम अंदर बैठा। छोटे से चिड़िया के घोंसले में आप अंदर बैठे हुए? हाँ मास्टर जी, आपके लिए तो भैंस का तबेला। महमूद ने फिल्म में मद्रासी जीवन शैली पर कई जगह कसकर व्यंग्य किए थे। इससे फिल्म के वितरकों को डर था कि मद्रास में फिल्म का विरोध होगा और मद्रास में यह फिल्म रत्ती भर भी नहीं चलेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। यह फिल्म मद्रास में जैसी चली वैसी कहीं और नहीं चली। मद्रास के लोगों ने फिल्म को बम्पर हिट बनाकर यह साबित कर दिया कि उनमें अपने आप पर हंस सकने की खासी क्षमता है। अయ్యో हम गलती किया जी, हम हिंदी में गाता। सुनी रे सजरिया सांवरिया सांवरिया
सी। कैसे लगे जी गाना? अच्छा लगा। अच्छा लगा। फिल्म पड़ोसन कहानी है एक सीधे साधे नौजवान भोला की। भोला के माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो अपने मामा के घर में रहता था। भोला के मामा थे कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप को बुढ़ौती में जवान बनने और दोबारा शादी करने का शौक चढ़ा गया था, इसलिए वो कभी तेल मालिश करवाकर जवानी वापस लौटाने की जुगत भिड़ाते, तो कभी पंडित जी से विवाह योग्य कन्याओं के रिश्ते मंगवाते। श्रीमान जी 18 गए 19वां लगा है, भरा हुआ शरीर, तीखे नैन, और कुंवर जी आहिस्ता बोल। हमारा भांजा घर में है। देखो हम ऐसा करते हैं, उसे निपटा कर फिर यहाँ आते हैं। जब तक हम नहीं आए ये भांजा है हमारा भोला भाला भोला। 25 बरस तक आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का, और 50 से 75 भोला, इस गर्मी की दोपहर में बंद कमरे में बैठकर तू ये संसार शास्त्र क्या पढ़ रहा है? किसी बाग में जाओ और दरख्त के नीचे बैठकर चंद्रकांता, बहराम डाकू या प्रेम शास्त्र पढ़ो। मामा, तुम हमेशा मुझे गंदी बातें सिखाते हो। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, लेकिन यहाँ की घुटी घुटी हवा से बाहर निकलो। बेटा, घर के पास नदी किनारे बाग होने का क्या फायदा? बाग में जाओ और ताजा ताजा हवा खाकर। तो दोस्तों, ऐसा था भोला और ऐसे थे उसके मामा जी। पंडित जी ने मामा जी को एक ऐसी लड़की बताई कि मामा जी उछल पड़े। फोटो लाए? फोटो देखिए कुंवर जी, है ना कुंवर रानी बनने के योग्य। पंडित, अब के तूने अच्छा काम किया। तस्वीर वाली इस खूबसूरत हसीना का नाम था बिंदु। बिंदु जो जवानी की दहलीज पर पहुंच गई थी और अब प्यार की गली में जाने के अरमान संजो रही थी। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। इधर बिंदु अपनी सखियों की टोली के साथ साइकिल पर सैर को चली और उधर ताजी ताजी हवा खाने के लिए निकला हुआ भोला एक पेड़ के नीचे आ बैठा और अपना संसार शास्त्र याद करने लगा। हर आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 से 50 बरस तक गृहस्थ का आनंद लेना चाहिए। अरे, मैं तो 26 बरस का हो गया हूँ। गृहस्थ के 6 महीने बर्बाद भी हो गए। फंसी, कोई मोटी ताजी मछली फंसी। अरे, ये तो जल परी है। अच्छा, तो तूने जल परी पकड़ने के लिए ये पानी में डोर डाली थी? मैं तो मछली पकड़ने आया था। ये तो बड़ा बेशर्म मालूम होता है। बेशर्म? मैं? बेशर्म तो तुम हो। मैंने तो कुर्ता पजामा पहन रखा है और तुम लड़की होकर नदी में नंगी नहा रही हो। छी छी। लड़की हो? शायद इसकी मौत पानी में लिखी है। चलो घेर लाई। ये मत समझना कि मैं बुज़दिल हूँ। मैं भी लड़की का हाथ पकड़ सकता हूँ। अब मैं 26 बरस का हूँ। लड़कियों से अपनी दुर्गत करवाने के बाद भोला मशवरा लेने के लिए सीधे अपने गुरु विद्यापति के पास जा पहुंचा। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? अरे कहाँ था इतनी देर? अरे एक दिन बरसात मेरे कपड़े कैसे भीग गए? अरे कौन था वो गुस्ताख? बोल। गुरु था नहीं। मतलब जिस लड़की की फोटो देखकर मामा जी का दिल बेकाबू हुआ था, उसी लड़की को देखकर भांजे भोला का दिल भी प्रेम रस के सागर में डुबकियां लेने लगा था। अब टकराव तो लाजिमी था। मामा, कहाँ जा रहे बेटा? मामी के घर। और कहाँ? अरे मामी के घर? अब क्यों? इस घर में नई मामी जो आने वाली है। कहाँ आने वाली है? नई
मामी। मामा मुझे बच्चा मत समझो। अब मैं 26 बरस का नौजवान हूँ। मैंने सब सुन लिया है। तुम इस उम्र में दूसरी शादी करने जा रहे हो। जवान छोकरों की फोटो देखकर गाने गाते हो। इसमें पढ़ो, इस किताब में पढ़ो क्या लिखा है। तुम बता दे क्या लिखा है। 25 बरस तक आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का। और तुम तो 60 साल के बूढ़े हो। बूढ़े? अरे क्या बक्का बूढ़ा तेरा बाप होगा। हम तो अभी 45 बरस के हैं। तो तुम सिर्फ 5 बरस के लिए नई शादी कर रहे हो। नई शादी कर कौन रहा है? तुम और कौन? मैं अंधा नहीं हूँ, बहरा नहीं हूँ। मैं सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ। अरे बोले तू चाहता क्या है? तुम कर लो दूसरी शादी, बजा लो शंख शहनाई या ढोलक, लेकिन याद रखना नई मामी तुम्हारी सूरत देखते ही विधवा हो जाएगी। हाँ। इस तरह मामा से रूठकर भोला ने मामी के घर की राह पकड़ी। मामी ने भोला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसे रहने के लिए एक अलग कमरा दे दिया। इसी कमरे की खिड़की से भोला ने झांक कर जब सामने वाले घर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने वाले घर में वही लड़की थी, यानी बिंदु। भाई बतूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। हो भाई बतूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। अभिनेता महमूद अपने बचपन के दिनों में बेंगलोर में अपने साथियों के साथ पकड़ा पकड़ी खेलते थे और इसी में भाई बत्तूर कहा जाता था। ये भाई बत्तूर महमूद के दिमाग में इस तरह छाया हुआ था कि उन्होंने इसी को आधार बनाकर राजेंद्र कृष्ण से ये गाना लिखवा लिया। कहने की जरूरत नहीं कि गाना अपने दौर में बहुत लोकप्रिय हुआ। खैर, आइए अब लौटें कहानी पर। नहाकर लौटने के बाद बिंदु ने जब सामने वाले मकान की खिड़की से भोला को बिटर बिटर ताकते हुए देखा तो जाहिर है उसका पारा चढ़ गया। अच्छा, तो यहाँ भी पहुँच गया। सच मुझे टीचर को पीछे ही पड़ गया है। मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ? पीछे तो तुम पड़ी हो। मेरी मामी के मकान के सामने मकान लेने की क्या जरूरत थी? ठीक तरह से सुन लो, अगर इस गली में रहना है तो शराफत से रहो। इधर ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नाची या गाऊं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। जैसे आपकी मर्जी, आप नाचिए गाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ तमाशा देखेंगे। बिंदु के साथ हुई इस गुफ्तगू के बाद भोला को लगा उसने मैदान मार लिया है। वो उठा और सीधा जा पहुंचा अपने गुरु विद्यापति के यहाँ। विद्यापति ने सारा माजरा सुनकर अपनी कलाकार मंडली के साथ चलकर पहले बिंदु को देखने का फैसला किया और इस तरह पूरी टोली आकर छुप गई भोला के कमरे में खिड़की के पास। भोले, ये खिड़की कै बजे खुलेगी रे? गुरु प्यार में तो इंतजार करना ही पड़ता है। गुरु आ गए। तो वहाँ क्या गर्मी है। राधा, जरा खिड़की तो खोल। चीज तो तूने वो ढूंढी है कि अगर फ्रंट पर अकेली चली जाए तो दुश्मन अपने हथियार ढालते जी, वो मास्टर जी आ गए हैं। अच्छा, आ गए? उन्हें ऊपर ले आओ। अच्छा। मास्टर जी कौन है रे? मैं क्या जानूं गुरु, होगा कोई टेलर मास्टर, नाप बाप लेने आया होगा। क्यों आज आप बहुत
जल्दी आ गए। अयो जल्दी कहा जी, हम बहुत देर ही से आए जी। हम कितना देर से देखता, कब गाड़ी में 5 बजना या 5 से नहीं बजता, सुई अटक गया। हमको दूसरा चौकरी देखा तो वो दूसरा चौकरी में भी आपका मुंह दिखता है। हम अम्मा का फोटो देखा तो वो अम्मा का फोटो में भी आपका मुंह दिखता है। भोले मुझे जो टेलर मास्टर नहीं बल्कि ब्लफ मास्टर नजर आता है। गुरु मैं भी डरने वाला नहीं। मैं इसकी गंजी खोपड़ी पर वो बाजा बजाऊंगा कि मैं इसे बैंड मास्टर बना दूंगा। भोले नहीं भोले, बात गंभीर है, बड़ी गंभीर। गुरु विद्यापति और उनकी शिष्य मंडली ने भोला के घर से बिंदु को देखा, बिंदु के मद्रासी मास्टर को भी देखा और बहुत कुछ समझ गए। फिर शुरू हुआ भोला को ढाढ़स बंधाने का प्रोग्राम। बोले दिल छोटा न कर। नहीं गुरु, पंचरत्न नाटक मंडली के पंचरत्नों हम सब एक हैं। हम सबको मिलकर इस डांस मास्टर की छुट्टी। उधर मास्टर जी बिंदु पर बदस्तूर डोरे डाल रहे थे और इधर भोला और पंचरत्न नाटक मंडली के सदस्य बिंदु के दिल में भोला के लिए जगह बनाने की तरकीबें सोच रहे थे। बहुत सोच समझकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिंदु को उस मास्टर की शक्ल से कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर अगर दिलचस्पी है तो उसकी कला से। थोड़ा सा संगीत और थोड़ा सा नृत्य। गुरु क्यों ना भोले को संगीत सिखा दे? अवश्य। क्यों भोले? हाँ गुरु। भोला को संगीत सिखाना इतना आसान काम नहीं था। उसे सिखाते सिखाते गुरुजी के छक्के छूट गए। बोल 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 बोल। अरे शर्मा नहीं क्या? बोल शाबाश। बोले यूं नहीं, फिर से सुन देख। गुरु श्री गणेश ही गलत। रे गा मा पा। बोल बोल बोल। रे गा मा पा। भोला किसी भी तरह संगीत नहीं सीख सका तो गुरुजी ने एक शॉर्टकट अपनाया। तय हुआ कि भोला केवल होंठ हिलाएगा और पीछे से गुरुजी गाना गाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे फिल्मों में पार्श्व गायन किया जाता है। जैसे फिल्म देखने वाले समझते हैं कि हीरो गा रहा है, उसी तरह बिंदु भी समझेगी भोला गा रहा है। इसके बाद जैसे ही बिंदु सामने वाली खिड़की में आई, गुरु का गाना और चेले का होंठ हिलाना शुरू हुआ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बिंदु ने भोले के प्यार भरे उद्गार सुने, उसकी सुरीली आवाज सुनी तो वो भोला पर रीझ उठी और शर्माती हुई खिड़की पर आकर भोला को देखकर प्यार से मुस्कुराई। भोले वो खिड़की में आ गई।
तेरी तरफ देख रही है, तुझसे बात करना चाहती है। तो बंद कर दे दरवाजा, बंद कर दे दरवाजा। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे बांगड़ू, पीछा पीछा, अरे मैं कहता हूँ गुरु विद्यापति ने छुपे छुपे ही पीछे से आकर दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। हसीन बिंदु को इसमें अपना भारी अपमान महसूस हुआ और वो गुस्से से भिन्ना उठी। इतना गुरूर, मैंने जरा सा मुस्कुरा क्या दिया? अकड़ ही क्या? मेरी मर्जी है, मैं हंसूं खासूं जो भी करूं। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं इसे बड़ा गवैया समझता है अपने आप को। मेरे मास्टर जी की जूती की खाक भी नहीं। ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारे सुर भूल जाएगा। गुरु के खिड़की बंद करने से सारा मामला गड़बड़ हो गया। भोला बेहद मायूस हो गया। तब गुरु ने उसे समझाया कि मायूस होने से काम नहीं चलेगा, उसे प्यार के मैदान में बिंदु के मास्टर जी के साथ संघर्ष करना होगा। भोला में एक नया उत्साह भरकर अब पंचरत्न मंडली बैठी बिंदु के परम संगीतकार मास्टर जी की प्रतीक्षा में। उधर बिंदु भी बड़ी बेताबी से मास्टर जी का इंतजार कर रही थी ताकि जब वे आए तो भोला का गुरूर तोड़ा जा सके। की शक्ल नहीं देखी, जानते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी। ये आपका हालत खराब है या मेरा वास्ते? ये मुर्गा, ये हम रामेश्वर गया था जी, आते बराबर भगवान फल भी दे दिया। कैसा फल? राम फल, सीता फल? मैं पूछती हूँ आपको वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? ये गलती किया जी, फिर कभी नहीं जाएंगे हम। गया तो आपको साथ लेके जाएंगे। अच्छा चलिए चलिए, पहले हारमोनियम पर बैठकर आज कोई बहुत ही जोरदार गीत सुनाइए। ये गीत का क्या जरूरत जी? पहले दो मीठा बात करेंगे, पीछे से गाना गाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बातें गई जहन्नुम में, पहले गाना गाओ। अजी ये क्या गाना गाएंगे? इन्हें बोलिए मंदिर में जाके घंटियां बजाए, घंटियां। ये घंटी कौन ना? मैं घंटी नहीं, मैं भोला। भोला वनक्कम जी। ओहो चलिए ना। अयो एक मिनट टाइम ना जाइए, खिड़की बंद करना। क्या है? खिड़की बंद करना जी। क्यों? ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल के देखता ना। देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है। अयो पहला बोला ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना। तुम नहीं गाना, तुम जाना, हम गाना। ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है। या बोला या हम तेरा गोला बनाना, गोला या ताली दे रहे गाना गाना। चल तुम बताना। और इसके बाद शुरू हुआ शास्त्रीय गायन का मुकाबला। एक तरफ मास्टर जी थे तो दूसरी तरफ भोला और उसके गुरु और गुरु की नाटक मंडली। जा रे खागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ। काला रे गारे ये गड़बड़ है। गारे ये सुर बदल गया। गारे ये हमको भटका दिया। गारे ये सुर की तरह जी है। ये सुर ये इन्ना आया है तो एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात। हम मरत जात, अरे आय 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 आय। चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात। हम हंसत जात, हम मरत जात, मरत जात, मरत जात। अटक गया। शास्त्रीय गायन की इस प्रतियोगिता में मास्टर जी बुरी तरह हारे। भोला एंड पार्टी जीत गई। बिंदु इस बात से बुरी तरह चिढ़ उठी। अगले दिन उसने झूठ मूठ की प्यार भरी मुस्कान फेंककर भोला को अपने पास बुलाया और फिर तड़ाक से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। भोला भौचक्का रह गया। गुरु और गुरु की मंडली ने महसूस किया कि यह भोला का भारी अपमान हुआ है। भोला को इसका बदला लेना चाहिए।
गुरु विद्यापति के रूप में किशोर कुमार इन सारे दृश्यों में फिल्म पर हावी रहे हैं। मुंह में किशोर कुमार हमेशा पान की गिलौरी दबाए रहते, जिसकी पीक होंठों से निकलकर ठोड़ी तक बहती रहती। उन्होंने मोर मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण बनकर अर्जुन रूपी भोला को जब मैदान में डटे रहने और बिंदु को चांटा मारने का आदेश दिया, तो भोला को भी ताव आ गया और वो चांटा तान कर बिंदु के पीछे पीछे चला। हवा में हाथ उठाए भोला को अपने पीछे आता देखकर बिंदु बड़ी घबराई। भोला के इरादे खतरनाक लग रहे थे। जान बचाकर भागती हुई बिंदु अपने मास्टर जी की शरण में जा पहुंची। देवी, हमको एक ज्योतिषी मिला था, मेरे को बोला मेरा हाथ का दिन बहुत अच्छा जाएगा, जरा हाथ देना देवी। लेकिन हमको बोला था हमारा दिन बहुत खराब जाएगा। क्या गड़बड़? क्यों खराब? पीछे देखो, गुंडा। अयो गुंडा, अयो उन्हों गुंडा ने ना जी, उन्हों बोला जी, बोला आप भूल गया। आपका खिड़की का है, सामने वाला खिड़की में वो रहता ना जी, बहुत अच्छा गाना गाता, हमको हरा दिया वो दिन। अरे मास्टर जी, जरा तो शर्म कीजिए, यही तो वो गुंडा है, कितने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया है कि आप उसका कोई फैसला कर दें। अयो हम कैसा फैसला करना चाहिए? देवी, हम डांस मास्टर, कोई वकील नहीं जी, कोर्ट का जज नहीं। अगर हम गवर्नमेंट का कानून हाथ में लेंगे तो गवर्नमेंट हमको 6 महीना अंदर कर देगा ना। ओफो, तुम आदमी हो या वो भी नहीं हो? आदमी? हाँ। अच्छा देखो, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसकी तरफ कोई आंख उठा कर देखे तो तुम क्या करोगे? हम खुश हो जाएंगे जी। हाँ? एक खूबसूरत छोकरी को आदमी लोग देखता, कितना बड़ा बात है। अरे अजीब बुद्धू हो। अच्छा तुम हिंदू तो हो? हाँ, एकदम प्योर हिंदू। रामायण पढ़ी है? हाँ मैं पढ़ा। तो जब रावण सीता को उठाकर ले गया था तो राम ने क्या किया था? राम ने हनुमान जी का फौज लेके जाके लंका में रावण को ऐसा मारा, ऐसा ग्लैटन चाप मारा। हाँ, तो तुम एक आदमी को नहीं मार सकते? अयो ऐसा बात क्या जी? हाँ। आप पहले क्यों नहीं बोला हमको? देवी, वो रावण हाँ आपको परेशान किया। हाँ। अब आप देखना, हम भी उसको परेशान करना। रावण इंगे वाला नहीं। बिंदु की बातों में आकर मास्टर जी ने भोला को ललकारा। बोला एक चौक रहा है कि चौकरे गार्डन में घूमता तो फिर कबाब में अड्डी काय को? अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बोला आगे नहीं आना। हम आएगा। आगे नहीं आना। आएगा। तुम आगे आएगा? आएगा। तुम आएगा? आएगा। अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी। अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार। अयो क्या हुआ मास्टर जी? अब देख, अरे हम तेरा मुंह तोड़ डालेंगे रे। जा। अयो। भोला ने मास्टर जी को घूंसों से जमकर पीटा और उठाकर उन्हें तालाब में फेंक दिया। अयो देवी। अच्छा हुआ, डूब मरो, बुज़दिल कहीं के। अयो भोला फिर से चांटा तानकर बिंदु के पीछे पीछे चला। जान नहीं बचती देखकर बिंदु रोने लगी। बिंदु को रोता हुआ देखकर भोला को भी रुलाई आ गई और वो भी रोने लगा। ये देखकर बिंदु हैरान रह गई। तुम भी अजीब आदमी हो, एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ। कहाँ तुम मार धाड़ पर तुले हुए थे, और अब देखो। बिंदु, बात यह है बिंदु, मैं अपनी खुशी से नहीं आया था, मेरे दोस्तों ने मजबूर किया था। अच्छा, तो तुमने अपने दोस्तों से मेरी शिकायत की थी ना? नहीं बिंदु, मैंने शिकायत नहीं की, दिल का हाल बताया था। तुम तो हमेशा हमसे उखड़ी उखड़ी रहती हो, किसी न किसी से दिल का हाल तो कहना ही पड़ता है। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे। अच्छा। उधर भोला के हाथों पिटे और अपमानित हुए मास्टर जी के सीने में इंतकाम की धुन सवार हुई और उन्होंने कुछ किराए के गुंडों के जरिए भोला पर हमला करवा दिया। अरे बहुत जोर का मारता जी, अरे जान से नहीं मारना रहा। भोला को गुंडों ने बेतरफ पीटा और घायल करके चलते बने। भोला को लगा इसके पीछे बिंदु की कोई चाल थी। बिंदु। हाँ भोला। बिंदु, तुम बहुत चालाक निकली।
प्यार की बातों में लगाकर मुझे गुंडों से पिटवाया। नहीं भोला, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं सच कहती हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। भोला, भोला, भोले, भोले, भोले। घायल भोला को उसके साथी उठाकर घर ले गए, डॉक्टर से उसका इलाज करवाया और बाद में बिंदु भी अपने माँ बाप के साथ भोला के घर पर पहुंची। रात भर बिंदु घायल भोला की तीमारदारी करती रही। धीरे धीरे भोला की तबीयत संभली, उसे होश आया और इसके बाद शुरू हुआ मान मनोवल का नाटक। हम दुश्मनों के हाथ से दवा नहीं पीते। ओहो, अरे दुश्मनों के हाथ से दवा पी पी कर ही तो अच्छे हुए हैं आप। झूठ, हमने कब तुम्हारे हाथ से दवा पी थी? अपने घर वालों से पूछ लो। ओह, तो बेहोशी में हमसे ये भूल हो गई होगी। हाँ हाँ, बेहोशी में। अच्छा चलो पी लो। ये बताओ, उस रात मेरे सर पर बर्फ की थैली किसने रखी थी? मैंने। ओह, और अपनी हथेली से मेरे पाँव किसने मले थे? मैंने। मेरा मुंह खोलकर थर्मामीटर किसने लगाया था? वो भी मैं ही थी। अच्छा, मैं तो यही सोचता रहा वो मेरी मामी थी। ओहो, अच्छा आप तो पता चल गया ना। चलो दवा पी लो। फिर तो हम दुश्मनों के एहसान के नीचे दब गए। ओहो, ये कर्ज हम कैसे चुकेंगे? मैं बताती हूँ, ये दवा पी। तो साहब, इस तरह सारे गिले शिकवे दूर हो गए और दो जवान दिलों के बीच पनप उठा प्यार। प्यार जिसकी पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही आमतौर पर लड़कियों को आ जाती है शर्म। शर्म आती है मगर आज कहना होगा। शर्म आती है मगर आज कहना होगा। अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा। शर्म आती है मगर। भोला और बिंदु प्यार के सपने पिरोने लगे, लेकिन उधर घर में बिंदु के माँ बाप कुछ और ही मंसूबे बांध रहे थे। अगर तुम्हें सास बनने का शौक है तो मुझे भी ससुर बनने का शौक है, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का भी तो मिलना चाहिए। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। श्रीमान, आपने मुझे पहचाना? आपके कपड़ों से तो ऐसा मालूम होता है कि आप ब्राह्मण हैं। मैं इनके आनंदपुर वाले भाई का पुरोहित हूँ। उन्हीं की जबानी मुझे मालूम हुआ है कि आपको अपने लिए एक वर की जरूरत है। जी, मेरा मतलब है आपको अपनी कन्या के लिए एक वर की आवश्यकता है। मैं इसीलिए आपके दर्शन करने चला आया हूँ। बड़ा अच्छा किया पंडित जी जो आप आ गए। अच्छा, लड़के का खानदान कैसा है? खानदान? अजी खानदान से तो ठाकुर हैं और नाम कुंवर प्रताप सिंह जी है। अच्छा, उम्र क्या है? उम्र? अजी उम्र तो अभी दंड बैठक निकालने की है। और उसकी आमदनी क्या है पंडित जी? आमदनी? अजी आमदनी तो इतनी है कि अगर सारी जिंदगी दोनों हाथों से दौलत उठाएं तब भी 15-20 लाख रुपया बच जाता है। जय राधे कृष्ण। ये देखिए, मैं उनकी मनोहर छवि भी लाया हूँ। जय राधे कृष्ण। पंडित जी, ये तस्वीर कुछ पुरानी मालूम होती है। जी, बात ये है, ये तस्वीर बहुत दिनों से दरिद्र ब्राह्मण के मैले थैले में पड़ी थी। जरा मैं भी तो देखूं। पंडित जी, आपको तो तसल्ली है ना? आप चिंता मत कीजिए, ये घर मेरा ठोक बजाकर देखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये तस्वीर आप यहाँ छोड़ जाइए, हम अपनी लड़की की मर्जी भी तो मालूम कर लें। ठीक है, जो आपकी इच्छा। मैं 2-4 दिन में पता लगाता हुआ जाऊंगा। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। बिंदु की माँ ने बिंदु से शादी की बात चलाई और कुंवर प्रताप की फोटो दिखाई, लेकिन बिंदु ने माँ को बताया माता जी से झगड़ा हो रहा था क्या? नहीं तो, माँ ने तो मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, उसकी तस्वीर
ये दिखाने लायक थी मुझे। जरा हम भी तो देखें वो खुश नसीब कौन है। देखोगे? हाँ। देखो। अरे इसमें इतना हंसने की क्या बात है? अगर तुम्हारी शादी इनसे हो गई तो मैं तुम्हें मामी कहकर पुकारूंगा, मामी। क्या ये तुम्हारे मामा हैं? और नहीं तो क्या, ये मेरी माँ के सगे भाई हैं। तुमने इनकी फोटो नहीं देखी जहाँ लगी हुई? अरे हाँ, इसीलिए मैं सोचूं कहाँ देखा ये था। बिंदु ने भोला से प्यार किया था उसकी सुरीली आवाज पर रीझ कर। उसे यह नहीं मालूम था कि भोला इतना बेसुरा है कि उसकी आवाज सुनकर गधा भी शर्मा जाए। उसे क्या पता था कि भोला के गाने का सारा कमाल भोला के विद्यापति गुरु का था। बिंदु जी। भोला, अच्छा भोला, आज मुझे कोई अच्छा सा गीत सुनाओ ना। गीत? हाँ। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। लो, ये भी कोई गीत है? ये तो कोई मार्चिंग सॉन्ग है। अच्छा देखो, मुझे कोई प्यार भरा गीत सुनाओ ना। वो जानने वाले बालम बा, लौट के आ। सुनाओ ना भोले। बिंदु जी, मेरे गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे कहा है सिवाय घर के किसी दरिया के किनारे या किसी बाग में या किसी झाड़ के नीचे कभी गाना नहीं गाना, नहीं तो तेरा गला बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छा। हाँ। बिंदु, ये तो तुम्हारे मास्टर जी आ रहे हैं। हाँ, आज मैंने तो बुलाया उन्हें यहाँ। देखो, तुम इस दरख्त के पीछे छुप जाओ, फिर देखो क्या होता है। चलो ना, जल्दी करो। बिंदु के मास्टर जी अभी भी बिंदु का दिल जीतने के लिए जमीन आसमान की कोशिशों में जुटे हुए थे। हमको जोत से बोला, हम जिससे प्यार करता ना वो चौकरे के साथ में मेरा शादी भी होएगा, हम सिंगल से डबल होएगा। एक ज्योतिषी ने मुझको भी यही कहा, लेकिन मास्टर जी उसने ये भी कहा था कि जो लड़का मुझसे प्यार करता है ना, उससे मेरी शादी नहीं होगी, और अपने लिए एक लड़का भी फिक्स कर दिया। हम वो लड़का ना, आप हमको कैसे बताएंगा? हम आपका होने वाला वर। मास्टर जी, अगर आप वर हैं तो मैं पतिवर हूँ। अपने दिल को समझाइए और गांव वापस चले जाइए। टिकट का खर्चा मैं दूंगी। देवी, टिकट का खर्चा देने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, आप चाहूंगा मैं तेरे को सांझ सवेरे, फिर भी तेरे को तेरा नाम को आवाज मैं नहीं दूंगा, आवाज मैं नहीं देंगे। बिंदु भोला को पाकर बहुत खुश थी। उसने अपनी सहेलियों के सामने भी भोला की गायकी के गुणों की चर्चा की और उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी के दिन भोला से मिलवाने और उसका गाना सुनवाने का वादा कर डाला। भोला ने फिर जाकर विद्यापति गुरु को पकड़ा। ठीक समय पर दोनों गुरु चेले और उनकी नाटक मंडली गाने के लिए तैयार हो गए। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। पार्टी में आई बिंदु की एक सहेली को भोला की आवाज पर कुछ शक सा हुआ, क्योंकि वो विद्यापति की आवाज को पहचानती थी। उसने ये बात बिंदु को बताई। यही नहीं, बिंदु को साथ लेकर वो चुपके से भोला के घर में आ गई और वहां आ गई जहां बिंदु ने भोला और उसके गुरु की कारस्तानी को देख लिया तो वो बुरी तरह नाराज हो गई। भोला भी पोल खुली हुई देखकर बुरी तरह घबरा उठा। मर गई बिंदु। खबरदार जो मुझे इस नाम से बुलाया। You liar, cheat, कमीने, धोखेबाज। अब तो मैं तेरी मामी बनकर दिखाऊंगी। मुझे मामी कहना, मामी।
बिंदु ने तय कर लिया कि वो भोला के मामा से शादी करके भोला को मजा चखाएगी। भोला ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए, मगर गुरु ने उसे ढाढ़स बंधाया और गुरु अपनी मंडली के साथ चले भोला के मामा को शादी से रोकने के लिए। मामा जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, फर्ज करो कि आपका कोई जवान बच्चा होता। नहीं, अगर पैदा होता तो जवान भी जरूर होता। फर्ज करो कि वो जवान हो गया है। चलो जी, हो गया है। फर्ज करो कि उसका प्यार एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की से हो गया है। इसमें फर्ज करने की क्या जरूरत है? अगर लड़की खूबसूरत है तो प्यार होगा ही। समझ लो कि उसकी शादी का मुहूर्त निकल आया है और वो लड़का सेहरा बांधकर घोड़े पे बैठने वाला है। ये कोई मुझको सुना रहे हो ड्रामा? नहीं मामा, उस वक्त उस लड़के को पता चला कि उसकी जगह उसका मामा शादी करने जा रहा है। वो लड़का भोला है, वो लड़की बिंदु है, और मामा तुम हो, ओ मामा तुम हो, ओ मामा तुम हो, ओ मामा तुम हो। कुंवर जी, आप मेरी सुनिए और बाहर निकालिए जमदूतों को। जहाँ हमारे बच्चे की बात हो रही थी वहाँ हमारा रिश्ता पक्का करा है। जिस लड़की का हमें ससुर बनना है उसे हम अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। ऐसा होने से पहले हम अपना गला ना घोट ले। भोला हमसे रूठ कर चला गया तो क्या, आखिर है तो हमारा ही बच्चा। बेटा, तूने ये बहुत अच्छा किया है जो हमारी आंखें खोल दी, वरना हमसे ये महापाप हो जाता। पंडित, अभी जाओ लड़की वालों से कह दो कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। गुरु के प्रयासों से मामा को अकल आई और उन्होंने शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दिया। लेकिन एक अड़चन अभी और थी, और ये अड़चन थी ना पॉइंट वर। बड़ी लंबी उम्र है आपकी मास्टर जी। अभी मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। ये मेरा बारे में क्या सोचना जी? हम ये शहर छोड़कर जाता हमारा मुल्क को। ये सिटी का वाटर हमको सूट नहीं किया। मास्टर जी, आप बहुत भोले हैं। जब आपकी यहाँ जरूरत है तो आप जाने की सोच रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या जरूरत है? चलिए ना। मम्मी, उस दिन जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था ना, वो यही है। बेटी, डैडी, यही मेरी पसंद है, यही मेरा फैसला। बस अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इसने मुझसे कहा तो था। मम्मी, ठीक है बिंदु की माँ, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। क्या जी ये सोता होता? ये फैसला क्या कोर्ट का? ओफो, आप समझे नहीं। परसों मेरी आपसे शादी होने वाली। शादी? बिंदु, ये क्या बोला जी बिंदु? ठीक बोला मास्टर जी। ये क्या बिंदु? हम इतना दिन से अप्लाई आप नो रिप्लाई। आज हम अप्लाई नहीं है, आप रिप्लाई। प्यार मोहब्बत में ऐसा ही होता है मास्टर जी। अयो बिंदु, बोला क्या सब फिक्स हो गया? क्या फिक्स हो गया? हमारा बिंदु के साथ शादी फिक्स हो गया। बिंदु परले सिरे की जिद्दी लड़की थी। उसने भोला को जलाने के लिए अब मास्टर जी से शादी करने का फैसला कर लिया। ये देखकर भोला का दिल टूट गया। मामी, इसका दम हो गया। बोले ने आत्महत्या कर ली। क्या? हाँ, उसे कह रहे फांसी लगा दी मामी। बिंदु को जब पता चला कि भोला ने उसके कारण फांसी लगाई है तो वो फूट पड़ी। क्या हुआ भोले को? गुरु, भोला मरने से पहले कुछ लिख के गया है। बिंदु, तुम्हें शादी मुबारक। हम तुम्हारे प्यार की हसरत दिल ही दिल में लिए इस दुनिया से जा रहे हैं। तुम्हारा मिट्टी का मासूम भोला, तुमने क्या किया? मैं तो ये शादी जिद में आकर कर रही थी। ये बोला, ये क्या किया? बोला तुम ये सब गड़बड़ किया है भगवान। ये मुर्गा तुम जैसा। लेकिन भोला मरा नहीं था, वो जिंदा था। तेरे प्यार ने यमराज से भोले के प्राण ठीक। ये लड़की का माँ, ये लड़की का बाप आना आज
बिंदु के स्वीकार के साथ ही सारी अड़चनें दूर हो गईं और बिंदु और भोला की शादी हो गई। लोगों ने देखा कि चहल पहल और रोशनियों से सजे शादी के घर के दरवाजे पर मास्टर जी पूरे मनोयोग से शादी की शहनाई बजा रहे थे, सुर मंगल कामना बरसा रहे थे और मास्टर जी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। तो दोस्तों, ये थी महमूद प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी निर्माता महमूद और एनसीसीपी की फिल्म पड़ोसन की संक्षिप्त कहानी। फिल्म पड़ोसन को सेंसर से पास होने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि सेंसर को लगा कि इस फिल्म में मद्रास वालों का मजाक बनाया गया है और मद्रास वाले इस बात को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन महमूद फिल्म के दृश्यों में फेरबदल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए और फिल्म सेंसर बोर्ड में 9 महीने तक अटकी रही। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले दौर में थोड़ी नरम भी रही, लेकिन जब इसने बिजनेस पकड़ा तो जुबली हिट साबित हुई। फिल्मी पंडितों की भविष्यवाणियों को फिल्म पड़ोसन ने झुठला दिया और मद्रास में ये जबरदस्त हिट रही। किशोर कुमार ने इस फिल्म में अभिनय भी किया था और गाना भी गाया था। वे उन दिनों अपने फिल्मी करियर की मंदी के दौर से गुजर रहे थे। फिल्म पड़ोसन की बदौलत उन्हें गायक के रूप में एक नया जीवन मिल गया, लेकिन अभिनय के मामले में ये बात लागू नहीं हुई। इसका कारण शायद ये भी था कि स्वयं किशोर कुमार भी अभिनय में अब उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। जो भी हो, अभिनेता के रूप में इस फिल्म में सबसे बाजी मार ले गए थे किशोर कुमार, और ये बात आज भी कही जाती है। फिल्म पड़ोसन बनाने के लिए महमूद ने तेलुगु फिल्म पक्कीचारी अम्मई से रीमेक के अधिकार खरीदे थे। हिंदी में इसकी शानदार सफलता देखकर एक तेलुगु निर्माता ने महमूद से इसे फिर से तेलुगु में बनाने के लिए अधिकार खरीदे और एक हिट फिल्म बनाई। इस तरह बंगला से तेलुगु, तेलुगु से हिंदी और हिंदी से फिर तेलुगु रीमेक, किसी रीमेक का वापस रीमेक बनाने की ये पहली घटना थी। लेकिन फिल्म पड़ोसन तेलुगु में ही नहीं, मराठी में भी बनी। शायद फिल्म इतिहास की ये एक अकेली घटना है। वैसे बाद में पड़ोसन मराठी में भी बनी। मराठी में फिल्म पड़ोसन का नाम था पटली रे पटली, लेकिन सन 1990 में बनी ये मराठी फिल्म हिंदी पड़ोसन की कार्बन कॉपी होने के बावजूद पिट गई। फिल्म पड़ोसन इतनी चमत्कारी थी कि उसके मोह में फिल्म प्रेमी आज भी डूबे हुए हैं। सन 2003 में भी फिल्म पड़ोसन की कहानी और पात्रों को घुमा फिराकर एक हिंदी फिल्म और बनी, नई पड़ोसन। लेकिन इतनी सारी पड़ोसनों में सबसे दमदार और सबसे यादगार वही पड़ोसन रही जिसकी आज हमने आपको बातें सुनाई। आज बातें हुई फिल्म पड़ोसन की, जिन्हें निर्माता अभिनेता महमूद से पूछ कर आपके लिए बटोरा था लेखक रमेश जोशी ने। बातें आप तक पहुंचाने में मददगार थे PKA नायर और प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा आपको सुना रहे थे ये बातें। प्रोग्राम था बाइस्कोप की बातें। बाइस्कोप की बातें।